हेलो स्टूडेंट्स, मैं अफसाना आपकी मेंटोर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक आवर पास्ट आवर हेरिटेज का चैप्टर नंबर 1। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास की अवधारणा, या इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इतिहास की अवधारणा क्या है, वो कैसे शुरू हुई। ये किसने सोचा कि इतिहास कोई एक चीज है और उसे हमें अपने सब्जेक्ट्स में ऐड करने चाहिए। क्रॉनिकल्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी इतिहास होता है और क्रॉनिकल्स यानी भी इतिहास होता है। तो इतिहास का इतिहास हर किसी को बीते दिनों की बातें या कहानियां सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स, अगर उसे किसी ने इस तरह से बीते दिनों की बातें बताई हो, जैसे कि कोई कहानी सुना रहा हो, तो वो लोगों को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। एंथ्रॉलिंग मीन्स दिलचस्प। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर किताबों में इस तरह से हिस्ट्री को समझाया जाता है जिससे कि वो दिलचस्प नहीं रहती हैं। सो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर किताबें क्या करती हैं, सिर्फ राजा, वजीर और डेट्स यानी तारीख और साल, कौन से साल में कौन सा युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, यही सब चीज़ें हम लोगों को फिर से बताती जाती हैं जिससे कि हम लोग बोर हो जाते हैं। इसी वजह से हमें हिस्ट्री यानी इतिहास को पढ़ने का जो मज़ा होता है वो नहीं मिल पाता है, उसे हम महसूस ही नहीं कर पाते हैं। मडल यानी उलझ जाना, हम इन डेट्स, किंग्स के नाम, इन्हीं में ही उलझ कर रह जाते हैं और इतिहास का मज़ा नहीं ले पाते हैं। ये जो तारीख होती है इन्हें याद करना बहुत मुश्किल होता है। किसने किसको हराया था, कौन किसके राज्य को जीता था, इस चीज़ को याद करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि ये मुश्किल तो है कि हम डेट्स को याद रख पाएं और इवेंट्स जो भी साल में हुए हैं, किस जगह को मारा, किसने किसका देश जीता, इनको याद कर पाना मुश्किल है। लेकिन कुछ चीज़ें याद करनी ज़रूरी भी होती हैं हिस्ट्री में। स्टूडेंट्स, इसका कारण यही है कि जो भी इवेंट्स ये हिस्ट्री बुक्स में बताए जाते हैं वो बहुत सालों पहले हुए होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सारे इवेंट्स एक ही दिन में या एक ही डेट में या एक ही साल में नहीं हुए होते हैं। तब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी घटना कब हुई थी। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है काल क्रमानुसार, यानी कौन सी घटना पास्ट में हुई थी, कौन सी एंशिएंट में हुई थी, कौन सी मेडिवल पीरियड में हुई थी। ये सब कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स होते हैं, यानी टाइम के अकॉर्डिंगली सबको अरेंज करना। यही वजह है कि हमें इतिहास की हर एक चीज़ों का समय पता होना चाहिए। तो ये डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी और मिलेनियम, ये सब क्या है, टाइम के पैरामीटर्स है, यानी इन्हीं से हम टाइम को नापते हैं। इसका पता लगाते हैं कि कौन से साल में हुआ था, कौन से महीने में, वो दिन कौन सा था। सेंचुरी यानी कितने 100 सालों में हुआ था। और इन सब डेट्स के वजह से ही हम हिस्ट्री को उनके टाइम के अकॉर्डिंगली याद रख पाते हैं। यहाँ पे सेकंड, मिनट और घंटों का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। दीज पैरामीटर्स ऑफ टाइम अलर्ट अस लेस्ट वी माइट मेक अ मेस विथ टाइम। इन सारे डेट, ईयर, सेंचुरी, इन सभी पैरामीटर्स ऑफ टाइम की वजह से ही हम किसी हिस्टोरिकल इवेंट को याद रख पाते हैं। नहीं तो हम लेस्ट यानी नहीं तो हम उनके साथ, टाइम के साथ गड़बड़ कर देंगे, मेस कर देंगे। इसी वजह से हिस्ट्री की किताबों में कुछ टाइम के रेफरेंसेस दिए होते हैं कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो डेट और सालों को याद रख पाना कुछ रिडल्स यानी कुछ पहेलियों की मदद से, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, मज़ेदार खेल है। तो कुछ गेम्स हैं जिन्हें आपको खेलना चाहिए और आप देखिएगा कि आप कितना अच्छा कर पाओगे पूरे साल में।
सो स्टूडेंट्स, हमें हिस्ट्री के प्लेस यानी जगहों और नामों को लेकर अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं। तो सोचो कि किसी का टाइटल कुछ इस तरह से हो, किसी नाम का टाइटल कुछ इस तरह से हो, जैसे गंगाईकोंडो चोला या फिर शोकोलोत्तारा पठानाथ। और क्या हो अगर किसी का नाम ही इतना बड़ा होगा, इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बख्तियार खलजी। इस तरह के बड़े बड़े नामों और ऐसे थोड़े डिफिकल्ट टाइटल्स को याद रख पाना सच में बहुत ही मुश्किल काम होता है। बट स्टूडेंट्स, ये सारे नाम कुछ ऐसे लोगों के होते हैं जो कि बहुत सालों पहले इस दुनिया में थे, और हो सकता है कि उन लोगों को भी बहुत सारी तकलीफें आई होंगी अपने नाम और टाइटल्स को लेकर, लेकिन क्योंकि उनका नाम ही ऐसा था, उनके पास कोई और चॉइस नहीं था। वोग यानी चलन। स्टूडेंट्स, उस वक्त जब ये राजा महाराजा हुआ करते थे, तब ऐसे कंबरसन यानी भारी भरकम, ऐसे भारी भरकम नाम और टाइटल रखने का चलन था, यानी फैशन था। अब हम उस नाम को बदल नहीं सकते हैं, इसका कोई रास्ता नहीं है। तो बाबर, अकबर जैसे नाम छोटे छोटे होते हैं जिनको कि हम आसानी से याद रख पाते हैं, लेकिन क्या हम इन नामों को छोटा नहीं कर सकते हैं? दांती दुर्गा जैसे कि एक बड़ा नाम है, इसे हम तोड़कर आधा आधा करके पढ़ सकते हैं, दांती और दुर्गा। तो इस तरह से आपको नाम याद रखने में आसानी होगी। अब स्टूडेंट्स, आप सोचिए कि आपने सारे नाम, इतिहास के सारे नाम और साल और सारे जो भी इवेंट्स हुए थे, जो भी वॉर हुए थे, उन सबको याद रख लिया है। इम्प्लाई यानी समझना। क्या इससे आप ये समझ सकते हो कि आप पूरी इतिहास की समझ हो गई है आपको? इसका जवाब है नहीं। स्टूडेंट्स, सिर्फ हिस्ट्री के डेट्स, इवेंट्स और उनके नाम को याद रख लेना, इससे ये अर्थ नहीं है कि आप हिस्ट्री को समझ सके हो। तो फिर हिस्ट्री समझने का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि तब हिस्ट्री को समझने का कौन सा मीनिंग है, कैसे हम इसे समझ सकते हैं? इस चीज़ को समझना कि लाइन बाय लाइन क्या इवेंट्स हुए थे, मीन्स पहले कौन सा इवेंट हुआ, पहले अकबर आए थे या बाबर आए थे, इस चीज़ को लाइन बाय लाइन समझना, उसके ईयर को उसी के साथ फॉलो अप करके याद रखना, और उसकी वजह क्यों हुआ था वो युद्ध, अगर कोई वॉर हुआ था तो वो क्यों हुआ था, उस वॉर होने के बाद क्या हुआ था, इस चीज़ को समझना, और उसके क्या क्या परिणाम निकले थे। मल्टीट्यूड यानी बहुसंख्यक, यानी बहुत से लोगों के इन सभी चीज़ों को समझना, ये होता है इन शॉर्ट, इसे ही हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको समझ आई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं और वो क्या होती है? इसमें हम इस चीज़ को समझते हैं, इस सीक्वेंस को समझते हैं कि कोई वॉर कब हुआ, इसके सीक्वेंस को हम समझते हैं लाइन बाय लाइन, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उस वॉर को होने के कारण क्या थे, उसके होने के बाद उसका इफेक्ट क्या पड़ा, उसको एंड्योवर क्या थे और अचीवमेंट्स क्या थे। एंड्योवर यानी उसके वॉर को करने के पीछे उस राजा के प्रयास क्या थे, वो क्या चीज़ चाहते थे हासिल करना, और उस वॉर के बाद क्या वो जो चाहते थे उन्हें वो मिल गई। इन बहुत सारे राजाओं महाराजाओं के बारे में याद करना, समझना, इसी चीज़ को हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे इतिहास की ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी घटनाएं हैं जिसके जो इम्प्रेशंस है यानी सबूत, उसके कुछ, जैसे उन्होंने कुछ निशानियां छोड़ रखी है, वैसी निशानियां हमें आज भी प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिलती हैं। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उन इंसिडेंट्स के बारे में जानें कि जो आज है वो क्यों है और वो कैसे है। इसका एक
एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जैसे आपने कोहिनूर हीरे के बारे में सुना होगा। अब अगर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है कि वो कोहिनूर हीरा क्या था, वो हमारे इंडिया में था या शुरू शुरू से ही ब्रिटेन में था, और अगर वो ब्रिटेन गया तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो वो आपको उसकी हिस्ट्री को पढ़ने से ही पता चलेगा। तो इसी तरह से अपनी सोच को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें इतिहास को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या हैं, वो कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं? हिस्ट्री यानी इतिहास, इसे हम कहाँ से जान सकते हैं? मीन्स आज के लोगों को ये कैसे पता है कि पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें हुआ करती थी, या ऐसे ऐसे सिक्के थे, ऐसी ऐसी घरें हुआ करती थी, ऐसे राजा महाराजाओं ने वॉर किए थे, कहाँ किए थे, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? अभी हम देखते हैं इसे। तो हिस्ट्री की सारी जो सोर्सेस हैं, स्रोत हैं, वो जहाँ से भी आई है हिस्ट्री, वो एक जैसी नहीं है। एक पुराना मूर्ति, एक पुराना सिक्का या एक पुरानी किताब, ये सारी चीजें एक नहीं हैं। तो इसीलिए इतिहास की जो भी सोर्सेस हैं, उनको हम बहुत सारे कैटेगरीज में बांट देते हैं, जिनमें कुछ इस तरह से कैटेगरीज हैं। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख, जो पत्थरों पर पहले के लोगों ने जो कुछ लिखा था। पहले जब कोई लॉ बनता था, नियम बनता था, तो उसे राजा महाराजा पत्थर पर लिखवा देते थे, खुदवा देते थे, जिसे कि इंस्क्रिप्शन कहते हैं। कॉइन्स, जो उस वक्त कॉइन यानी सिक्के चला करते थे, वो भी एक सोर्स होते हैं हिस्ट्री के, उसे हिस्ट्री को जानने के। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड रिटन मटेरियल्स। आर्किटेक्चर यानी उस वक्त के जो महल, महल अभी पूरे तो नहीं बचे हैं, हालांकि कुछ महल जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो बची हुई है, आज भी पूरी सही सलामत है, मतलब काफ़ी हद तक अच्छी कंडीशन में है। लेकिन कुछ ऐसे भी आर्किटेक्चर होते हैं जो कि अभी सिर्फ उसकी दीवार या कुछ हिस्सा ही बचा हुआ है, उनको देखकर, या फिर स्कल्पचर, उस वक्त किस तरह की मूर्तियां बना करती थी, और उस वक्त के रिटन मटेरियल्स, यानी उस वक्त जब पेपर आ गया था हिस्ट्री में, तो फिर उस वक्त भी पेपर में जो लिखा हुआ कुछ होता था, उन सभी लिखी हुई चीज़ों से भी हमें हिस्ट्री को जानने का मौका मिलता है। बहुत सी चीज़ों को हमें जानने का मौका सिर्फ पत्थर या फिर मेटल प्लेट, माने कुछ धातु या लोहे या तो तांबे या कोई भी मेटल के जो धातु के जो पट्टियां होती हैं, उस पर लिखा हुआ कुछ लेख होता है, उनसे भी हमें हिस्ट्री को जानने का मौका मिलता है। दीज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस, इन्हें ही हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो ऐसे लिखावट जो कि कॉपर की धातु की पट्टी पर या प्लेट पर की जाती थी, उन्हें हम कॉपर इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी लिखावटें जो कि पत्थरों पर की जाती थी, उन्हें हम स्टोन इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, और ऐसी चीज़ें जो पेपर्स पर लिखे जाते थे, उन्हें हम रिटन मटेरियल्स कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं वेज ऑफ लर्निंग हिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक है हमारा इतिहास को जानने के तरीके। Relics of the past which still remain help us to know about the past। तो जो पास्ट यानी पहले के टाइम की जो भी निशानियां बची हैं, रिलिक्स यानी निशानियां, वो सभी हमें मदद करती हैं पास्ट को जानने में। सो स्टूडेंट्स, हम अलग अलग समय के लोगों के बारे में जान पाते हैं पुराने घरों से, मंदिरों से, मस्जिदों से, और जो उस टाइम में स्टैचू, मूर्तियां जो होती थी उससे, जो पहले के जो सिक्के हुआ करते थे उससे, पेंटिंग्स, बुक्स और स्क्रिप्ट से उस टाइम की लिखावट कैसी थी,
पुराने ज़माने की स्क्रिप्ट्स अलग हुआ करती थी, उनकी भाषा अलग हुआ करती थी, वो दीवारों पर पढ़ाई के वक्त दिखता है आज भी। तो ये सभी सोर्सेस यानी स्रोत हैं इतिहास को जानने के। फ्यूरी यानी गुस्सा, नेचर के गुस्से ने इन, या फिर कहे तो मैन की जो बेरहमी से जो वो नेचर को यूज करता है, उन सब की वजह से ही हिस्ट्री के जो सोर्सेस थे हमारे पास इतिहास को जानने के, वो सब, उनमें से ज्यादातर सोर्सेस जो है डिस्ट्रॉय हो गए यानी खत्म हो गए। किस वजह से? नेचर के गुस्से और कैलसनेस ऑफ मैन की वजह से। कैलसनेस यानी बेरहमी, बेरुखी। इसीलिए बिना टूट फूट की हिस्ट्री का वहां पे बहुत थोड़ा सा ही उम्मीद रह गया है। उन्हें जोड़कर इतिहासकार हिस्ट्री का पता लगाते हैं और वो लोग उसे काल क्रम के अनुसार सबको सजाते हैं। क्रोनोलॉजिकली यानी काल क्रम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंगली, पहले क्या हुआ था फिर क्या हुआ था, इस तरह से वो लोग उसे सजा देते हैं और एक उन्हें आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इतिहास में ऐसा ही हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स, इसी से ही एक पुराने समय की एक पिक्चर बना लेते हैं अपने मन में। सो स्टूडेंट्स, जब इतिहास को जानने का कोई सोर्स मटेरियल नहीं मिल पाता है तो उस जगह पर हमें एक खाली जगह मिलती है, वॉइड यानी खाली स्थान। तो इन इतिहासकारों को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली कॉशियस यानी कि समझदारी के साथ बहुत ही सोच समझ कर इतिहास में जो गैप रह जाता है उसे भरना होता है, बहुत ही छोटे छोटे सोर्सेस के हिसाब से। मीन्स जो उन्हें छोटे छोटे हिस्ट्री के जो अंश मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं, उन्हीं से उन्हें वहां पर उस गैप को फिल करना पड़ता है और ये सब कुछ बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है उन्हें। और जो उन्हें सोर्स मटेरियल के जो टुकड़े मिलते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा संभाल कर उन्हें देखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ इन सोर्स मटेरियल्स के पीसेस को जो है लेते हैं और उन्हें मैच करते हैं उस एप्रोप्रिएट टाइम के साथ, जो कि उन्हें लगता है कि वो उस टाइम में हो रही होगी। अगर वो टाइम और वो जगह एक दूसरे से मैच नहीं करती है, मिलती नहीं है, कहानी, नैरेटिव यानी कहानी, तो वो पूरे कहानी का मतलब ही बदल सकती है। अगर वो प्लेस और टाइम एक दूसरे से मैच ना करें। आजकल हम उन्हें फॉरेनर्स कहते हैं जो कि अब्रॉड से यानी कि दूसरे कंट्री से आते हैं, उन्हें हम फॉरेनर्स कहते हैं। लेकिन सल्तनत और मुगल एज के टाइम में कोई भी इमाइग्रेंट जो कि शहर से आकर गांव में बस जाता है या गांव से जाकर शहर में बस जाता था, उन्हें भी फॉरेनर्स कहा जाता था। तो इसीलिए एक शहर का रहने वाला इंसान अगर गांव में जाता था तो उसे भी परदेसी या फिर अजनबी या इंग्लिश में फॉरेनर या स्ट्रेंजर कहा जाता था। हर एक मुगल टेक्स्ट में जब परदेसी वर्ड का जिक्र होता है, परदेसी वर्ड आता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता है हर बार कि वो पर्सन इंडिया के बाहर से आया हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स, हम फिर से देखते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि जहाँ उसकी पैदाइश हुई है, जहाँ का वो रहने वाला है, उसे ही वो अपना देश कहता था पहले। तो कुछ लोग जैसे कि कहते थे कि मेरा देश है बर्दवान। इन दिस केस द वर्ड इम्प्लाइज अ प्लेस विद इन द सेम स्टेट। तो इस केस में उस वर्ड का मीनिंग होता था कि वो सेम स्टेट में ही उसका देश है, वो अलग देश है। आजकल तो हम देश माने पूरे इंडिया को देश बोलते हैं ना, लेकिन उस टाइम में एक स्टेट के अंदर उसका जो नेटिव प्लेस होता था उस पीपल का, उस पर्सन का, वो उसे अपना देश कहता था। आखिरकार बर्दवान कोई ऐसा जगह नहीं है जिसे हम कंट्री या देश कह सकते हैं, जैसे कि इंडिया या पाकिस्तान को हम कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम में ऐसा बोला जाता था। ये एक वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है। तो हम इसी तरह से देखते हैं कि सल्तनत और मुगल के टाइम में या फिर आज भी बहुत से लोग देश वर्ड का जो है यूज इसी तरह से करते हैं, अलग अलग मीनिंग में। इसीलिए स्टूडेंट्स, जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ो तो पहले ये समझने की कोशिश करो कि वो किस रीजियन की बात हो रही है और वो
कौन से टाइम की बात हो रही है। इस किताब में, इस टेक्स्ट बुक जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लगभग 1000 साल की इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। एडी यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। तो 7th सेंचुरी से लेकर जो थ्रेशोल्ड यानी 18th सेंचुरी के शुरू तक, इस टाइम के बीच में बहुत सारे इंडियन हिस्ट्री में चेंजेस आए हैं और कुछ केसेस में सिचुएशन जो है वो बिना बदले हुए ही रह गए। लेकिन जो भी चेंजेस आए वो रातों रात नहीं आ गए। तो हिस्ट्री के इस बुक के आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में हम ये जो धीरे धीरे चेंजेस आए हैं हिस्ट्री में, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे डिड यू नो। इसमें हम कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ डिड यू नो में हमें बताया गया है कि कैसे हिंदुस्तान का नाम जो आज हिंदुस्तान है वो कैसे पड़ा। तो यहाँ एक स्टोरी है। एक ग्रीक के हिस्टोरियन यानी इतिहासकार जिनका नाम था हेरोडोटस, उन्होंने सबसे पहले इंडिया वर्ड का यूज किया था। और वो उन्होंने कब किया था? आज से 6th to 5th BC पहले, यानी बिफोर क्राइस्ट, 6th to 5th बिफोर क्राइस्ट, उस वक्त उन्होंने ये वर्ड इंडिया यूज किया। लेकिन वो कभी इंडिया आए नहीं थे। उनको इसके बारे में पर्शियन सोर्सेस से जानने का मौका मिला इंडिया के बारे में। और इंडिया इंदुस रिवर यानी जिसे हम सिंधु रिवर कहते हैं, सिंधु नदी, उसी के किनारे था। तो इंडिया एक डेल्टाइक एरिया था। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है वो कभी पर्शियन एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करता था। वहां पर्शियन लोगों ने राज किया था कुछ समय के लिए, और उन लोग उसे एक डेल्टाइक एरिया समझते थे, यानी नदी के किनारे का एक हिस्सा मानते थे। और वो लोग इस डेल्टा वाले एरिया को हिंदूज एरिया कहते थे, मतलब हिंदू नाम से पुकारते थे। और वो ऐसा क्यों करते थे? इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार बात है, क्योंकि ईरानियन की जो लैंग्वेज थी, उनकी जो भाषा थी ईरानियन, उसके अंदर वो लोग शाह नहीं बोलते थे और उन लोग शाह के जगह में हा बोलते थे, जिसकी वजह से इंदुस वैली यानी जो इंदु के जो रिवर के किनारे जो वैली थी, जो डेल्टाइक एरिया था इंदुस वैली, उसको वो लोग हिंदूज नाम से पुकारते थे। तो उन्होंने शाह की जगह पर हा वर्ड का यूज किया था और उनमें कोई हा का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने हा को आई के साथ जोड़ दिया था, उसके साथ मिला दिया था। इसी वजह से सिंधु का नाम उन लोगों ने हिंदू कर दिया और इसी तरह से सिंधु के किनारे का जो एरिया था डेल्टाइक एरिया, उसका नाम हिंदूस पड़ गया। और ये सिर्फ उसी एरिया को ही वो लोग कहते थे, लेकिन आगे चलकर ये पूरा जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है उसी का ही नाम आगे चलकर हिंदूस पड़ गया। और इसका जो एक दूसरा नाम है हिंदुस्तान, वो भी पर्शियन या अरेबिक सोर्सेस से ही मिला है हमें। हिंदू यानी सिंधु की जगह पर हिंदू और स्थान यानी रहने की जगह, इस तरह से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, यानी इतिहास में समय का बंटवारा। एक दिन को हम घंटों में बांटते हैं, घंटों को मिनट में और मिनट्स फिर सेकंड में, इस तरह से समय का बंटवारा होता है। लेकिन क्या हो जब हमें हजारों सालों का बंटवारा करना पड़े? तो इसके लिए इतिहासकारों ने एक तरीका खोजा और हिस्ट्री को इन्होंने एज में डिवाइड कर दिया और इस तरह से 3 एजेस बने। ये 3 एजेस क्या है? एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न एजेस। इस तरह से हजारों सालों के जो इंडियन हिस्ट्री है उसे हम अलग अलग टुकड़ों में बांटकर, एजेस में बांटकर पढ़ते हैं।
तो यहाँ हम पढ़ेंगे मिडिएवल एज के बारे में। हालांकि हम इतिहास को एक मैकेनिकली तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम एक दिन को घंटे, मिनट और सेकंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टाइम अचानक से खत्म या शुरू नहीं हो गया था। सो स्टूडेंट्स, हमने ऊपर पढ़ा कि हम कैसे अचानक से किसी टाइम को किसी एज में नहीं बांट सकते हैं। तो फिर इन एजेस का बंटवारा कैसे होता है? असल में ये सब डिपेंड करता है ह्यूमन लाइफ स्टाइल, ह्यूमन के कल्चर, उसकी इकोनॉमी, उसकी गवर्नेंस, वॉर और एजुकेशन के ऊपर। डिफरेंट एजेस में ये सारी जो ह्यूमन लाइफ स्टाइल, कल्चर, इकोनॉमी, गवर्नेंस, वॉर और एजुकेशन है, इन सब में चेंजेस आए हैं और इसी के ही हिसाब से हम एजेस को बांटते हैं। तो जो इंडिया मिडिएवल एज में था, वो इंडिया एंशियंट टाइम में वैसा नहीं था, वो कुछ अलग था। उस टाइम के लोग अलग तरीके से एजुकेशन लेते थे, वॉर करते थे, गवर्नेंस करते थे और ह्यूमन लाइफ स्टाइल, कल्चर, ये सभी चीजें एज टू एज बदल जाती हैं। तो इंडिया मिडिएवल एज में कैसी थी? तो बहुत पहले लोग मानते थे कि मिडिएवल एज में इंडिया का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था और वो बिल्कुल ही डार्कनेस में चली गई थी, यानी अंधकार में चली गई थी। लेकिन आजकल के जो इतिहासकारों ने जो अलग अलग पीसेस को, हिस्ट्री के जो अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर जो नई हिस्ट्री बनाई है, उसमें ऐसा नहीं है। उनका मानना है कि मिडिएवल पीरियड में भी इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया था और इन सभी चीजों के बारे में हम इस बुक में आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि मिडिएवल एज में इंडिया में बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ। कुएं से पानी निकालने का तरीका, कपड़े बुनाई का तरीका और बहुत सारी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, उन सब में बहुत ज्यादा तरक्की हुई। इसके लिए इन लोगों ने साइंस की मदद ली और खाने की भी बहुत सारी अलग अलग चीजें इन लोगों को पता चली, जैसे कि आलू के बारे में इन्हें पता चला और ये इन्हें पुर्तगीज की वजह से पता चला। पुर्तगीज के लोगों ने आलू के बारे में बताया इंडियन पीपल को। तो इस टाइम में पॉलिटिक्स के जगह पर, गवर्नेंस की जगह पर भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले। इस मिडिएवल एज में सिर्फ रूलर्स अपने जगह को, अपने जो राज्य को बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो बल्कि अपनी जनता के बारे में भी सोच रहे थे। कभी कभी कुछ रीजियन के राजा महाराजा अनस्टेबल हो जाते थे, यानी उनके पास पैसे वैसों की कमी हो जाती थी और पावर उनके हाथ से चला जाता था। फिर कभी पूरी तरह से एक ही राजा पूरे राज्य पर शासन करना शुरू कर देता था। तो इसी तरह से गवर्नेंस में भी मिडिएवल एजेस में चेंजेस देखने को मिले। और वहीं इकोनॉमिक यानी आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। एक तरफ उनके पास एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी थी और दूसरी तरफ व्यापार था। नए नए शहर बसाए गए और इसके बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं, जहाँ की जंगलों को काटकर उन जंगलों में खेती की जाने लगी। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। उस वक्त रिलीजियस थिंकिंग में भी थोड़े चेंजेस देखने को मिले। उन लोगों ने कहा कि सिर्फ रीति रिवाज को मानने से अच्छा है कि हम भगवान की पूजा भी करें और उनकी भक्ति भी करें। और उस वक्त देखने को मिला कि जो कॉमन पीपल का जो लैंग्वेज था, जो साधारण जो भाषा थी बोलने वाली, वही उन लोगों के रिलीजियस प्रीचिंग का भी मीडियम बन गया। यानी उसी भाषा में वो लोग अपने जो धर्म के काम होते थे वो भी करना शुरू कर देते हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे जो बोलने वाली भाषाओं का जो है तरक्की देखने को मिला इंडिया में। इसके अलावा कई सारे क्षेत्र में कला के बहुत सारे क्षेत्र को भी उस वक्त खोजा गया। लेकिन हम क्या पाते हैं कि आर्ट या लिटरेचर किसी भी क्षेत्र में किसी भी आम आदमी का नाम वहाँ नहीं बताया गया है। उसके अलावा उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उस वक्त के जो राजा महाराजा थे, जिनके टाइम में ये भी चीजें बनी थी, उनके नाम को
वहाँ प्रेज किया गया है, उनके नाम को वहाँ बताया गया है। और हम ऐसा पढ़ते हैं कि चोलास बिल्ट द टेम्पल्स, यानी चोला के टाइम में जो मंदिर बनाए गए थे तो उसे कौन बनाया था? चोला के महाराजाओं ने बनवाया था। वहाँ हम किसी भी क्राफ्ट्समैन यानी जो आर्टिशियन है या जो कलाकार है उनके नाम को नहीं पाएंगे। स्लूथ्स यानी खोज, इतिहास की खोज। हो सकता है इस किताब को पढ़ते हुए आप लोग इसे और आगे ना पढ़ना चाहो, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इतिहासकार भी एक डिटेक्टिव की ही तरह होते हैं, जो कि इतिहास के अलग अलग टुकड़ों को और क्लूज को, जो भी उसे सबूत मिलते हैं, उनको जोड़कर एक इतिहास बनाते हैं। और इस तरह से हमें मालूम होता है कि उस वक्त क्या सच था, क्या असल में हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे कि आप लोग डिटेक्टिव नॉवेल्स को पढ़ना पसंद करते हो, तो अगर आप लोग डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हो तो आपको हिस्ट्री भी पसंद आएगी, क्योंकि ये भी एक डिटेक्टिव नॉवेल की ही तरह है जिसमें हिस्टोरियंस अलग अलग क्लूज को जोड़कर हिस्ट्री बनाते हैं। यहाँ आप लोगों को बहुत सारी ऐसे कई सारे मौके मिलेंगे जब आप लोग भी डिटेक्टिव की तरह अपना दिमाग लगा सकोगे, और इनके बीच में अगर आपको कहीं कोई गैप्स दिखते हैं तो उनके बारे में भी आप जान सकते हो और आपको भी हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।